नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप जो है वो बहुत समझदार बच्चे हैं और आप जो भी खास करके मैं तो 90s वाला हूँ, मतलब इन बिटवीन 90s एंड 2000 वाले कैटेगरी में आता हूँ। बट आप अगर इस वीडियो को जो देख रहे हैं, अगर हो सकता है कि आप लोग 2000 और 2010 के बीच में जो जन्म लेने वाले बच्चे होंगे वो होंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। ये बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मेरी भी मुलाकात होती है बहुत सारे बच्चों से। लिंक्डइन पे हम बहुत सारे बच्चों के साथ बात करते हैं, प्रॉब्लम शेयर करता है, वो अपना रिज्यूमे देता है, मैं देखता हूँ एंड सो ऑन सो ओके। तो मुझे पता है कि यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट गाइज, बट आप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम मैं शेयर करता हूँ कि यू जस्ट आप ना चीज़ों को क्विक रिजल्ट चाहते हो, जो कि मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। क्विक रिजल्ट नहीं हो सकता है लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप क्विकली चीज़ों को सोच सकते हो, बट जब उसको सोल्यूशन की बात आती है तो सोल्यूशन अगर आप प्रॉपर सोल्यूशन बनाओगे ना, जो सोल्यूशन बाद में स्केलेबल सोल्यूशन होगा। मतलब आपने कोई चीज़ पे एक सोल्यूशन बनाया और मैं चाहता हूँ कि वो सोल्यूशन बाद में स्केलेबल हो, मतलब कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, उससे 10 और आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो, उससे 100 आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो, 1000 आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए काफ़ी वो क्या बोलता है, मतलब काफ़ी वो हमारे इधर कहानी एक कहावत होती है, 100 डिबिया तेल जड़। तो मतलब ऐसा करके होता है, एक लैंग्वेज है कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो मेहनत की शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बेसिक से होती है। मैं आपको, अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो या ऑलमोस्ट इंजीनियरिंग कर चुके हो, तो मैं आपको एक सिंपल सा सलाह दूंगा कि आप जितना कोशिश करो अपने बेसिक्स को पकड़ने का, उतना आपको फ्यूचर में मदद मिलेगी। इस बात को आप नोट डाउन कर लो, और हो सकता है तो आप अपने किसी सीनियर जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, आप अपने भैया हो गए, आप अपने बड़े भैया या उनको भी ये वीडियो भेज देना और उनसे पूछना कि क्या भैया ये जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। अगर इंजीनियरिंग में तुम रहोगे इन फ्यूचर और तुम्हारी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, तुम अपने आप को एक अंधा इंसान महसूस करोगे। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हारे सामने, आंखों के सामने मैजिक हो रहा होगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी। और मैं खास करके बहुत सारे डेवलपर्स जो एसडी बनना चाहते हैं, जो कॉलेज में जाके कोडिंग कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू एज वेल। ओके, अपने बेसिक्स को पकड़ो, कोडिंग करो, जितना कोडिंग करना है करो, लीड क्वेश्चंस को जितना सॉल्व करना है करो, बट कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स को पकड़ो। बेसिक्स अगर छूटा, आगे बहुत दिक्कत होगी। अब बोलोगे भैया फिर आप बेसिक्स को कैसे करें, मैं तो कॉलेज में एडमिशन ले लिया हूं, अब बेसिक्स आप कैसे कहां से करें। मैं बार बार कहा हूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर बिहार यूपी के हो तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि वो जीवन में कभी ना कभी सोचता है कि कम से कम देखे कि यूपीएससी क्या होता है। ओके, देखे एटलीस्ट। तो जब तुम किसी वीडियो को देखोगे यूपीएससी एस्पिरेंट का, या जो रिजल्ट निकला है उसका वीडियो देखोगे, या किसी टीचर से बात करोगे, तो वो एक ही चीज़ कहेंगे कि एनसीईआरटी को पी जाओ। ओके, एनसीईआरटी को पी जाओ, अच्छे से पचा लो, पी के, मतलब पढ़ नहीं जाओ, पचा लो। पचाने का मतलब अलग होता है। तो जब मैं कंप्यूटर डोमेन में एंट्री लिया तो मैंने सोचा कि क्या एनसीईआरटी कहाँ से निकालो कंप्यूटर साइंस के लिए। क्या 6, 7, 8 में एनसीईआरटी होता है? पता चला नहीं, वो बेसिक कंप्यूटर साइंस होता है, वो एनसीईआरटी नहीं होता है। फिर मैं धीरे धीरे पता किया तो मुझे मालूम चला कि 11th 12th में सीबीएसई का एनसीईआरटी अवेलेबल होता है। ये हुआ आपको 11th और ये 12th। मैं सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको, जो मैंने किया है वो बता रहा हूँ। ओके, अब आते हैं बात को कि आपको लगेगा कि सिर्फ किताब है। ओके, तो अभी फ़िलहाल दिखा देता हूँ। जिस तरीके से लोग हिस्ट्री के एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, देख रहे हो, साइड में लिखना। ओके, साइड में लिखना, उसको नोट डाउन करना। जिस तरीके से लोग हिस्ट्री के एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, मैंने कंप्यूटर साइंस के एनसीईआरटी को पढ़ा। ओके, सारा नहीं पढ़ा बट पढ़ा, ऑलमोस्ट पढ़ा। ओके, नाउ अभी तुमको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था। दैट रिसर्च पेपर वाज ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फॉर एआई वर्कलोड। इसका क्या मतलब होता है उसको समझना, कि जब लोग कह रहे हैं एआई एआई एआई, ओके भाई, एआई के भी पीछे एक मैजिक नहीं है, एक लॉजिक है।
आप ऐसे समझो कि एआई आपने एक मॉडल बनाया, उस मॉडल को जब आप वो मॉडल एक एज अ एप्लीकेशन काम करेगा, तो वो मॉडल को जब आप रन करोगे तो वो मॉडल कहीं ना कहीं पीछे आपके किसी न किसी मशीन पे रन हो रहा होगा, किसी न किसी मशीन पे रन हो रहा होगा। लेकिन चूंकि एआई के पैरामीटर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स मैनिपुलेशन या फिर वेक्टर कैलकुलेशंस भी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एआई रिसर्च पेपर। तो जब आप ये वेक्टर कैलकुलेशन या मैट्रिक्स मैनिपुलेशन करते हो तो बहुत सारे पैरामीटर के हेल्प से किसी एक लॉजिक को वैलिडेट किया जाता है। तो इतने सारे पैरामीटर एक सिस्टम पे नहीं चल सकता है, तो हमको बहुत सारे सिस्टम्स चाहिए होता है, और वो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कैसे करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब मैं उसके रिसर्च पेपर को पढ़ रहा था तो उसमें सीपीयू के बारे में बातें हो रही थी, और तुम्हें हंसी आएगी कि मैं ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी का पिक्चर, ये दिख रहा है, ये पिक्चर उसने इसका जिक्र किया था उसमें कि हमारा जो डेटा बस होता है या एड्रेस बस होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, सीपीयू मेमोरी के साथ कैसे काम करता है। ओके, जब आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो इंस्ट्रक्शन कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे लॉजिकल मेमोरी बनता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन उस पर आगे कैलकुलेशन होता है, देन रिजल्ट आपके आता है। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है, मैथ्स, रीजनिंग्स, बहुत सारे लॉजिक्स है इसके पीछे। तो आप ये सोचो कि ये एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है आपके बेस बनाने के लिए। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस डोमेन में एंट्री किया है कॉलेज में, आंख बंद करके ये 2 किताब खरीद लो। आपको ये सलाह कोई आपके टीचर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो इसको लॉजिक को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी इज नॉट फॉर 11th स्टूडेंट, 12th स्टूडेंट, और कोई भी किताब किसी कक्षा विशेष के बच्चों के लिए नहीं होती हैं। इस बात को समझो, इस बात को समझने में 10 साल लग गए, इस बात को समझने में 10 साल लग गए, जो कि मैं तुम्हें इस वीडियो में बताया हूं। और एक बात याद रखना कि जितना ज़्यादा तुम्हारा बेसिक्स स्ट्रांग होगा ना, तुम्हें ना जो मैजिक है ना, सिस्टम डिज़ाइन का जो मैजिक है ना, वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर तुम कोडिंग भी कर रहे हो तो भी बेसिक्स पे पकड़ो, बेसिक्स को कंप्लीट करो। अगर तुम मान लेते कि बोलोगे भैया पैसा नहीं है खरीदने का, डाउनलोड कर लो। बोलोगे भैया लिंक कहाँ से आएगा, भाई एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड करो। इतना तो करो, एक चैप्टर का प्रिंट आउट निकालो, उसको पढ़ लो, मज़ा आए तो दूसरा चैप्टर पढ़ना। कोशिश करना 11th से स्टार्ट करने का। 11th का कुछ चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। तुमको समझना पड़ेगा कि कैसे ये सॉफ्टवेयर तो बाद में बनती है, सॉफ्टवेयर बनेगी, उसके पीछे सिर्फ कोड नहीं होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसलिए तुमको बार बार इस पे मैं ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कोड लिखने का काम है ना, वो आज न कल एआई पूरी तरीके से करेगी। एक प्रॉम्प्ट देंगे, वो मुझे कोड लिख के दे देगा। इतने सारे परे हुए हैं, पहले भी कोड कोई लिखता ज़्यादा नहीं था, समझो बात को। कोई बहुत ज़्यादा वो 5-5 हज़ार लाइंस के कोड जो होते थे, वो हमारे पास जिस इंटरप्राइज में वो काम करता था उसमें ऑलरेडी वो कोड रहते थे, वो बस उसमें ट्विक करते थे, कुछ कॉपी करते थे, कुछ पेस्ट करते थे, स्टैक ओवरफ्लो होता था, गूगल पे बहुत सारे एरर्स रहते थे, एरर आया फिक्स किया, ये तमाम काम करता था एक डेवलपर, जो आप कहते हो एसडी। लेकिन एक एक्चुअल जो डेवलपर था वो पूरा डिजाइन करता था। इसलिए जब आप देखोगे कि किसी भी फैंग कंपनी के बारे में इंटरव्यू की बात आएगी तो उसमें बात करती हैं कि डू यू नो सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन मीन्स अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो वो एप्लीकेशन एट द एंड कैसे एक्चुअल रियल टाइम में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। और जब आप उसकी तरफ जाओगे तो यू विल गेट टू नो कि उसके बैक एंड पे बहुत सारे चीज़ें हैं बियॉन्ड दैट कोड, एंड वहाँ पे आपकी ये सारे बेसिक्स काम आएंगे। सो आई रियली रिकमेंड यू गो परचेज दिस बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। फॉर दोज हु आर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांच, आई रिक्वेस्ट कि तुम भी कोशिश करो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का। जब कॉलेज में जाना, जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके बेसिक्स को पकड़ के मत देना। एक बार बेसिक्स अपने हाथ में आ गया ना, प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि यू नो मैजिक। ओके, और जो मैजिक जानता है वो भूखा कैसे रह सकता है। साइनिंग ऑफ।